अब हमारे पास में एक अभिग्रहित 6.1 है। अभिग्रहित किसको बोलते हैं? अभिग्रहित क्या है? एक ऐसा कथन होता है जिसको जो क्या होता है, स्वयं सिद्ध होता है। आपने पिछले चैप्टर में देखा था यूक्लिड में, यूक्लिड के अभिग्रहित क्या होता है? यूक्लिड अभिग्रहित जो होता है वो एक प्रकार का कथन होता है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, वो क्या होते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं। और यहां पर कथन क्या बोल रहा? यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, खड़ी है, देखना मैं पहले क्या करता हूं, एक किरण बनाता हूं, एक किरण बना नहीं, पहले मैं एक रेखा बना देता हूं। देखिए एक मैंने क्या कर दी, रेखा बना दी, ठीक है। और एक किरण क्या है, एक रेखा पर खड़ी है, एक किरण है इस रेखा पर खड़ी है। ये खड़ी है क्या? अरे भाई किरण इसके ऊपर आ रही है, खड़ी थोड़ी है, इसके ऊपर आ रही है, ऐसी खड़ी नहीं है, किरण ऐसी खड़ी है। देखिए फिर से और एक बार, यदि एक किरण है इस रेखा पर खड़ी है, खड़ी का मतलब ये याद रखना कि इसका जो शीर्ष है, इस किरण का जो प्रारंभिक बिंदु है वो रेखा पर होना आवश्यक है। तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। आप मुझे एक बात बताइए कि आसन्न कोण किसको बोलते हैं? एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। आई बात समझ में? तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? आसन्न कोण होगा। देखिए कभी मैं इस लाइन से दर्शाता हूं कोण को, कभी ये 2 लाइन से दर्शाता हूं, कभी कभी आप 3 लाइन से भी दर्शाऊंगा मैं। ऐसा क्यों? कभी 1 लाइन से, कभी 2 लाइन से, कभी 3 लाइन से। एक बार किसी कोण को आपने 1 लाइन से दर्शा दिया तो दूसरे प्रकार के कोण को दर्शाने के लिए आप ऐसी ही अगर लाइन खींचेंगे तो फिर वो एक जैसे दिखेंगे कि नहीं? तो उसको अलग अलग दिखाने के लिए आप 2 लाइन खींच सकते हैं ऐसी। समझ में आई बात? देखना अभी मेरे पास में एक कोण तो ये बन गया, और यहां पर और एक कोण बन गया, और एक कोण है। देखना एक कोण ये वाला हो गया, और मैं इस पर भी अगर ऐसी ही लाइन खींचूंगा ना तो इसका मतलब क्या होता है गणित में मालूम है? दोनों पर एक एक लाइन खींची, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ये बात याद रखना। इसलिए क्या होता है कि जब अलग प्रकार का कोण होता है तो उसकी लाइन अलग प्रकार की खींचना चाहिए। अब अलग प्रकार की कहाँ से लाइन खींचे? कोणों को तो ऐसे ही प्रदर्शित किया जाता है, ऐसी लाइन वक्र बनाकर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसी 2 लाइन खींच देना चाहिए, ठीक है। और तीसरा कोण है इसलिए 3 लाइन खींच दो। ये तीसरा कोण है इसलिए 3 लाइन खींच दो, और एक कोण है तो 4 लाइन खींच दो, 4 लाइन खींच दो। तो ये होता तरीका। क्लियर? आप देखिए सिंपल सी बात, पहले मैं अभिग्रहित को पढ़ रहा हूं। हाँ, आसन्न कोण किसको बोलते हैं? आसन्न 2 ऐसे कोण जिसमें एक भुजा क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना चाहिए, इस कोण की भी और इस कोण की भी, ठीक है। वो क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना चाहिए। और जो अउभयनिष्ठ भुजा ये वाली और ये वाली, इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों इधर होना चाहिए। तो ऐसी तो स्थिति बनी है यहां पर। इसके ये वाला कोण देखिए, ध्यान देना इधर, एक तो कोण ये वाला है और दूसरा कोण ये वाला है। दोनों कोणों की ये वाली उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों कोणों की एक भुजा है, और ये वाली भुजा क्या है? अउभयनिष्ठ है, ठीक है ना। तो दोनों कोण क्या हो गए? आसन्न कोण हो गए। अच्छा शीर्ष क्या है? दोनों कोणों के शीर्ष क्या? एक ही है, ये भी जरूरी है। चल ठीक है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अरे भाई मुझे एक बात बताइए, आपको ये तो मालूम है ना कि रेखा क्या करती है? जो कोण बनाती है वो कितना बनाती है? 180 अंश का कोण बनाती है। अब इसके 2 टुकड़े बना लो तो दोनों टुकड़ों का योगफल 180 अंश। 3 बना लोगे टुकड़े तो इसका, इसका और इसका, तीनों का योगफल 180 अंश होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बताइए। मान लिया जाए कि मेरे पास में एक एप्पल है, ध्यान देना इधर, एक एप्पल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस एप्पल के 2 टुकड़े कर देता हूं, 2 टुकड़े कर देता हूं बराबरी के। बराबरी के भी हो सकते, छोटे बड़े भी हो सकते। देखना एक टुकड़ा कर दिया मैंने ये वाला, और दूसरा टुकड़ा कर दिया इतना, 2 टुकड़े कर दिए। तो क्या दोनों टुकड़ों को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या पूरा एक एप्पल बन जाएगा?
तो बिल्कुल बन जाएगा। देखिए पूरा एप्पल बन गया। बना कि नहीं बना? तो दो टुकड़े भी कर दोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, दोनों को जोड़ने के बाद में पूरा ही बनेगा ना। तो जब ये 180 अंश होता है तो इसके दोनों को जोड़ोगे तो भी 180 अंश होगा। तो सिंपल सी बात है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये स्वयं सिद्ध है, ठीक है ना। अगर ये वाला कोण को और ये वाले कोण को जोड़ेंगे तो 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये रेखिक युग्म है। ये ऐसा समझ में आ गई बात। एक ही चीज के दो टुकड़े आपके पास में, आपको मालूम था कि ये पूरा कोण कितना है, 180 अंश है। इस पर एक किरण खड़ी कर दोगे और ये दो टुकड़े हो जाएंगे, तो दोनों को जोड़ोगे तो भी तो 180 अंश होगा। वो एप्पल जैसी कहानी यहां पर होगी। दूसरा अभिग्रहित क्या बोलता है? यदि दो आसन कोणों का योगफल 180 अंश है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। देखिए आपके पास में एक कोण है, ठीक है। क्या है? एक कोण है ये वाला, और एक कोण है। कौन सा? एक कोण और है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से क्या है? दो कोण हैं आपके पास, छोटे बड़े हो सकते, ऐसे छोटे बड़े हो सकते, ठीक। अब देखिए क्या बोला, ये दो आसन कोण बनाए मैंने। एक कोण ये वाला बना और दूसरा कोण ये वाला बना। ये O, A, B और C, ठीक है। यदि दो आसन कोणों का योगफल 180 अंश है, इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो 180 अंश है, तो उनकी उभयनिष्ठ भुजा एक रेखा पर बनाती है। उनकी अउभयनिष्ठ भुजा एक रेखा बनाती है। देखना ये दोनों कोणों की ये तो उभयनिष्ठ भुजा है। अउभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? एक तो ये वाली है अउभयनिष्ठ और एक ये वाली है। तो ये क्या बनाती है? एक रेखा बनाती है। आई बात समझ में? सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अभिग्रहित है, ठीक है। ये स्वयं सिद्ध होते हैं। चलिए ठीक है, बात क्लियर है। सिंपल सी बात ये याद रखना, क्वेश्चन को हल करने के लिए जब प्रश्न हल करेंगे ना हम, तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए क्या क्या पढ़ा हमने कि दो आसन्न कोण है और उनका योगफल 180 अंश है, तो इनकी अउभयनिष्ठ भुजा, जो उभयनिष्ठ नहीं, ये तो उभयनिष्ठ है, तो जो अउभयनिष्ठ किरणें हैं ये क्या करती है? एक रेखा बनाती है। बन गई। और एक रेखा है, इस पर एक किरण क्या है? खड़ी है, या एक किरण एक रेखा पर खड़ी है। तो इनके जो क्या है? आसन्न कोण है, इनका योगफल 180 अंश होता। तो दोनों एक दूसरे की उल्टी बात हो गई, लेकिन दोनों सत्य है। चलिए अब इसकी प्रमेय देखते हैं हम। प्रमेय 6.1। अब देखिए बच्चे क्या है, प्रमेय से घबराते हैं। अरे भैया प्रमेय में कुछ नहीं रखा रहता, बिल्कुल आसान काम रहता है। ये बात याद रखना, प्रमेय मतलब बिल्कुल आसान काम, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत रहती है। कोई भी प्रमेय हो और उसको आपको सिद्ध करना है, ध्यान देना इधर, कोई भी प्रमेय हो और उसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, पहले ये बात समझ लो आप। सबसे पहले तो आवश्यकता होती है कि दिया है। ये कहां से मिलता है? दिया है। कहां से मिलता है? ये जो प्रश्न प्रमेय दी रहती है इसी में लिखा रहता है दिया है, ठीक है। दूसरी बात होती है सिद्ध करना है। ये कहां से मिलता है? ये भी यही से मिलता है। भैया क्या सिद्ध करना है बताओ ना हमें। तो यही पर, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, ये दिया हुआ है आपको कि दो रेखाएं हैं और वो एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ये दिया है, हो गया। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण सिद्ध बराबर होते, तो ये बात क्या है? हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करना है हमें लिखना पड़ेगा। रचना, इसमें क्या आता है रचना में? ये जरूरी नहीं है कि सब में रचना लिखना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि जो जानकारी दी जाती है और जो सिद्ध करना होता है, देखिए ये जानकारी दी है और ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो
इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसको जोड़ने के लिए, ये जानकारी के आधार पर इसको सिद्ध करने के लिए हमें और कुछ छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। तो कुछ रचनाओं की आवश्यकता होती है कि भैया इधर से लाइन खींच देंगे, इधर से लाइन खींच देंगे। जैसे आप बोल सकते हैं कि राहुल का मकान है और ये मोहन का मकान है। ये किसका मकान है? राहुल का, और ये क्या है? मोहन का मकान है। अब सोहन आपके घर में आया, सोहन आपके घर में आया और सोहन ने आपसे पूछा कि अच्छा ये बताओ यार, मेरे को मोहन के घर जाना है, मोहन के घर जाना है। तो मोहन रहता कहाँ पर है? तो राहुल ने बताया कि मोहन के यहाँ जाना तो बड़ा आसान काम है यार। अपना जो स्कूल है ना, अपना ये जो स्कूल बना हुआ है ना, इस स्कूल के पास जाना और इस स्कूल से तीसरे नंबर का जो मकान होगा वो मोहन का मकान होगा। तो आपने क्या किया, राहुल ने क्या किया, इस स्कूल को बीच में ले आया, क्योंकि सोहन ने तो स्कूल देखा है। तो स्कूल, सोहन क्या करेगा, स्कूल जाएगा बढ़िया, जो कि रोज जाता है, उसको पूरी रास्ता मालूम है, और वहां से 3 मकान गिन लेगा और वो यहां पर पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? तो क्या किया, रचना की ना, राहुल ने क्या की, रचना की। किसकी रचना की? स्कूल की रचना की, इसके घर जाने के लिए। तो हमें सिद्ध करने के लिए किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो उसी को क्या बोला जाता है, जिस चीज की आवश्यकता होती है। और अलग से कुछ हमें डायग्राम बनाने की जरूरत है। मैंने ये स्कूल जबरन बनाया ना यहाँ पर, इसको यहाँ पर पहुँचाने के लिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रचना के अंतर्गत आ जाएगा। और फिर उसके बाद में उपपत्ति, 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 उपपत्ति यानी कि सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है, फिर सिद्ध करना चालू कर देंगे। तो ये 4 चीजों की आवश्यकता होती है। रचना नहीं है, रचना जरूरी नहीं है कि आप स्कूल, अगर उसने मान लिया जाए स्कूल के अलावा ऐसा कोई पॉइंट देखा है जो कि बड़े आसानी से चला जाएगा, स्कूल का रेफरेंस देना जरूरी नहीं है, तो रचना की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा इसको इंग्लिश में बोला जाता है गिवन, गिवन और टू प्रूव, टू प्रूव। ठीक है, और ये होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, और ये होता है प्रूफ। ये क्या होता है, प्रूफ। तो ये 4 चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। 4 में से जो रचना है ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। कभी जरूरत पड़ भी सकती है तो बनाएंगे, नहीं पड़ती तो नहीं बनाएंगे। अब देखना मैं प्रमेय को कैसे आसानी से सिद्ध करता हूँ। सबसे पहले तो दिया है, सबसे पहले दिया है। क्या दिया है भाई, सबसे पहले तो दिया है। क्या दिया है, दिया है। देखना क्या बोला है, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, मैं क्या करता हूं, 2 रेखाएं बना देता हूं। एक रेखा बना दी और ऐसी ही दूसरी रेखा बना दी। ठीक है, और प्रतिच्छेद करती है भैया, कहीं ना कहीं तो प्रतिच्छेद करेगी। तो ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। कौन से बिंदु पर, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस बिंदु का नाम मैंने ओ दे दिया। 2 रेखाएं थी तो इसके नाम भी दे देता हूं मैं। एक तो रेखा का नाम है ए बी और दूसरी रेखा का नाम है सी और डी। इस प्रकार से मैंने क्या किया, 2 रेखाएं बना दी। आपको क्या दिया है, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, तो डायग्राम तो नहीं दिया कि ए और बी है, ए बी और सी डी है, आपके पास में 2 रेखाएं और वो ऊपर प्रतिच्छेद करती है। तो इसी बात को इस डायग्राम के द्वारा, इस आलेख के द्वारा पॉइंटर को लिखना है। तो देखिए यहां पर हो क्या रहा कि 2 रेखाएं जो दी है ना, 2 रेखाएं, रेखाएं 2 रेखाएं दी है, लेकिन उसका नाम भी लिखना है आपको कि कौन सी रेखा है। वो भले नहीं दिया डायरेक्ट नाम, लेकिन आपने डायग्राम बनाया ना, तो उस आधार पर उसके नाम भी लिखना है। कौन सी, ए बी व बी सी। क्या करती है, ए बी और सी डी है ना, जो नाम दिए वही वाला नाम लिखना है। सी डी एक दूसरे को परस्पर, परस्पर वो बिंदु पर, वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। बस हो गया ना, कितना आसान काम है, करती है। भाई आपको ये दिया हुआ है कि यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है,
तो आपने बोल दिया कि ए और बी रेखा है जो कि वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब सिद्ध करना है, क्या बोला है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, करना है। क्या सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कौन सा कोण, कोण देखना, एक तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे बराबर है। इसका नाम क्या है, इस कोण का नाम, ये कोण ये यहाँ पर बना ना, ये वाला कोण, तो इसका नाम इधर से चलो या तो फिर इधर से चलो, किधर से भी चलो, ए ओ डी, कोण ए ओ डी, ए ओ डी बराबर से ये वाला कोण, ये वाला सी ओ बी, सी ओ बी, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तथा ये वाला भी तो कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इस कोण का नाम क्या है, ए ओ सी, ए ओ सी, लेकिन कोण का चिन्ह बनाना है, बराबर से कोण बी ओ डी, बी ओ डी। आ गई बात समझ में, मतलब इस कोण के बराबर ये कोण, इस कोण के बराबर ये कोण। अच्छा, सिद्ध करना बिल्कुल सिंपल काम है। कैसा सिंपल काम है भाई, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है ना, तो आपका इसी में काम हो जाएगा, अलग से रचना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिख देते उपपत्ति, रचना की जरूरत ही नहीं, उपपत्ति, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, उपपत्ति में क्या लिखेंगे, मुझे एक बात बताइए कि एक कोण ये वाली रेखा है हमारे पास, ठीक है, और ये वाला ये क्या है, इस पर, इस रेखा पर ये किरण खड़ी है, ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर, दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा कि नहीं होगा। ये कभी ग्रहित पढ़ी हमने, देखिए फिर से और एक बार, ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है और ऐसी स्थिति है। मुझे एक बात बताइए कि ये क्या है, एक रेखा है और इस पर एक किरण खड़ी है, तो ये दोनों आसन्न कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा, ठीक है। अच्छा, ये एक रेखा है और ये किरण इस पर खड़ी है, तो ये कोण का और ये कोण का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा कि नहीं होगा। देखिए फिर से और एक बार, उपपत्ति, हम यहाँ पर बोल सकते कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर से कितना होगा, 180 अंश होगा। और इसी प्रकार तथा कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 अंश, अगर ये एक रेखा है और इस पर एक क्या किरण खड़ी है, तो इसका और इसका योगफल भी कितना होगा, 180 अंश होगा। मतलब कोण बी ओ सी धन कोण बी ओ डी, ये बराबर से क्या होगा, 180 अंश। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो। ये क्यों हो गए बराबर, क्यों, क्योंकि किसी रेखा पर एक किरण किसी रेखा पर खड़ी है, तब इसके आसन्न कोण, इसके क्या होते हैं, आसन्न कोण का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। आ गई बात समझ में। अगर एक रेखा है और इस पर एक किरण खड़ी है, तो ये दोनों आसन्न कोण हो गए और दोनों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ऐसी तो बात हो गई ना, ये एक रेखा है और इस पर एक किरण खड़ी है, तो ये कोण और ये कोण का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। सेम इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये वाली एक रेखा है, इस पर एक किरण खड़ी है, तो इसका और इसका योगफल 180 अंश होगा। तो वही बात हमने यहाँ पर लिख दी। क्लियर। अब आप देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, या समीकरण 1 व 2 से कभी भी याद रखना, मैथ्स में 2 समीकरण है, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होते हैं। कोण ए ओ सी धन कोण बी ओ सी बराबर से कोण बी ओ सी धन कोण बी ओ
डी। मतलब दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो गए। देखना इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा समझिए आप, मान लिया जाए 5 बराबर से 4 धन 1 है, और 5 बराबर से, या तो 4 धन 1 बराबर से कितना है 5 है, और 3 धन 2 बराबर से भी क्या है 5 है। दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो गए। क्या हो गए, 4 धन 1 बराबर से 3 धन 2। देखिए ना, 4 और 1 5, 3 और 2 5। आई बात समझ में, ऐसा होता है। अच्छा अब देखना, आपको मालूम है कि BOC यहां पर भी है और BOC यहां पर भी है, तो BOC से BOC कैंसिल हो गया कि नहीं। या तो आप ऐसा बोल सकते कि BOC इधर जाएगा तो इसमें से इसको माइनस करेंगे कि समान संख्या में से समान संख्या को घटाया जाता तो 0 हो जाएगा, या इधर कैंसिल कर दो या तो इधर लाके कैंसिल कर दो, तो ये दोनों क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो आपके पास में क्या बचा, AOC बराबर से कोण BOD। ठीक है, इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही तो सिद्ध करना था हमें। आपको क्या सिद्ध करना था, AOC, कोण AOC कहा गया, AOC कोण AOC ये वाला कोण, और कोण BOC BOD ये वाला कोण, ये दोनों कोण को ऐसे होते बराबर होते हैं। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है ना, इसी प्रकार ध्यान देना, इसी प्रकार क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसको कैसे सिद्ध करेंगे, सेम इसी प्रकार से, ये वाली रेखा है, इस पर एक किरण खड़ी है, तो ये कोण और ये कोण का योगफल 180 अंश। ये रेखा है, इस पर ये वाला कोण और ये वाला कोण है, तो इसका और इसका योगफल 180 अंश। ठीक है, और दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए। तो आप यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप कि कोण कौन सा BOC बराबर से कोण AOD ये भी क्या हो गए, बराबर हो गए। अतः ये लिख सकते हैं आप, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे की बात समझिए, आसान है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये 4 बिंदु है, ये इसकी हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल सिंपल सा काम था कि भैया ये रेखा है, इस पर ये कोण और ये कोण का योगफल 180 अंश, फिर ये रेखा है, इसका और इसका योगफल 180 अंश, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, BOC से BOC कैंसिल, तो ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। सेम इसी प्रकार से और काम करेंगे, और इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप इसी प्रकार से सेम काम करते हैं ना मैथ्स में, तो आप इसी प्रकार लिख के आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर ये प्रमेय कंप्लीट होती है। अब देखेंगे हम एक्सरसाइज, लेकिन याद रहे कि एक्सरसाइज देखने से पहले जितने भी कोणों के प्रकार है, जितनी भी रेखाओं के प्रकार है, क्या क्या होती है, कौन सा कोण कैसे होता है, दो कोण साथ में रहते तो इसका नाम क्या बोला जाता है, ये सारी बातें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, उस आधार पर अगर एक्सरसाइज करेंगे तो बड़े आसानी से बना सकते हैं, टफ बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि सर देखने में समझ में तो सारी बातें आ गई, लेकिन हम बनाने जाते तो नहीं बनते। ये समस्या सबके साथ में है, ये बात याद रखना। ठीक है ना, ये समस्या सबके साथ में है। इसका सॉल्यूशन केवल एक है कि आप खुद प्रैक्टिस करो। भाई ये वाला क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आपने पूरे क्वेश्चन देखे, ये वाला क्वेश्चन देख लिया, ये प्रमेय देख लिया, समझ में आ गया, उसको बना के देखो। गलती होगी कोई दिक्कत नहीं, उसको देखो कहाँ गलती हुई, फिर और एक बार बनाओ। जब तक सही ना बन जाए तब तक बनाते रहो उसको, फिर देखिए आप अगले क्वेश्चन में कम गलतियां होगी। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखें।